अक्सर हमने फिल्मों में एक बहुत ही परिचित सा दृश्य देखा है। कोई अपराधी एक बहुत बड़ा जुर्म करता है, पुलिस से बस एक कदम आगे रहता है और तुरंत किसी चार्टर्ड प्लेन या इंटरनेशनल फ्लाइट में बैठकर देश से बाहर भाग जाता है। हाँ बिल्कुल, और जैसे ही फ्लाइट टेक ऑफ करती है वो खिड़की से बाहर देखकर एक विलन वाली मुस्कान देता है। सही कहा। उसे लगता है कि उसने न्याय की जो घड़ी है ना उसे वहीं रोक दिया है। उसका मानना होता है कि जब तक वो वापस नहीं आएगा तब तक भारत की अदालतें या पुलिस उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जैसे कि उसने पूरे के पूरे लीगल सिस्टम को बंधक बना लिया हो। बिल्कुल। लेकिन आज हमारी इस गहन चर्चा में यानी इस डीप डाइव में हम जिस स्रोत पर बात करने वाले हैं वो इस पूरी धारणा को जड़ से खत्म कर देता है। आप भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS 2023 की बात कर रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल। BNSS की धारा 356 ये सेक्शन बहुत साफ तौर पर कहता है कि कानूनी घड़ी रुकी नहीं है, वो अब भी टिक टिक कर रही है। ठीक है, तो आइए इसे गहराई से समझते हैं। आज की हमारी ये चर्चा मुख्य रूप से इस बात पर केंद्रित है कि कैसे एक फरार अपराधी की गैर मौजूदगी में भी उस पर पूरा मुकदमा चलाया जा सकता है। फाइलें बस धूल फांकती रहती थीं। हाँ, और पीड़ित न्याय के लिए बस इंतजार करते रहते थे। बिल्कुल। लेकिन BNSS की धारा 356 उस गतिरोध को तोड़ देती है। देखिए, ये सिर्फ कोई नया नियम नहीं है, बल्कि हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है। तो इससे पहले कि हम अदालत के अंदर क्या होता है इस पर बात करें, हमें ये समझना होगा कि ये कानून आखिर लागू किन लोगों पर होता है। क्योंकि जाहिर है अदालत हर उस व्यक्ति पर तो अनुपस्थिति में मुकदमा नहीं चला सकती ना, जो किसी दिन मान लीजिए ट्रैफिक जाम में फंसने की वजह से पेशी पर नहीं आ पाया। हाँ बिल्कुल, ये अंतर समझना बहुत जरूरी है। देखिए, धारा 356 का इस्तेमाल कोई रोजमर्रा की बात नहीं है। ये खास तौर पर सिर्फ उन लोगों पर लागू होता है जिन्हें कानून के तहत आधिकारिक रूप से घोषित अपराधी या प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर मान लिया गया है। और प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर बनने की अपनी अलग एक बहुत सख्त प्रक्रिया होती है, राइट? सही कहा। इसका मतलब है कि अदालत ने सबूतों के आधार पर यह मान लिया है कि वो व्यक्ति सिर्फ गायब नहीं है, बल्कि वो जानबूझकर गिरफ्तारी और मुकदमे से बचने के लिए छिपा हुआ है। समझ गया। और इसके साथ ही धारा 356 लगाने के लिए अदालत को इस बात की भी तसल्ली करनी होती है कि उस घोषित अपराधी को गिरफ्तार करने की तत्काल कोई संभावना नहीं है। जब ये दोनों शर्तें पूरी होती हैं तभी कार्रवाई आगे बढ़ती है। एक चीज जो मुझे बहुत दिलचस्प लगी वो ये है कि पुराने कानून और इस नए कानून में क्या फर्क है। मतलब पुराने CRPC में भी तो फरार आरोपियों के लिए कुछ प्रावधान थे ना? हाँ, पुराने CRPC की धारा 299 थी। उसमें होता यह था कि अगर आरोपी फरार हो जाए तो अदालत गवाहों के बयान रिकॉर्ड कर सकती थी, लेकिन उसका मकसद सिर्फ उन सबूतों को प्रिजर्व या संरक्षित करना होता था। अच्छा, ताकि अगर गवाह बूढ़ा हो या देश से बाहर जा रहा हो तो उसका बयान फाइल में रहे। बिल्कुल, अदालत वो बयान रख लेती थी ताकि सालों बाद जब आरोपी पकड़ा जाए तो उनका इस्तेमाल हो सके। लेकिन उस पुराने कानून के तहत अदालत मुकदमा खत्म करके फैसला नहीं सुना सकती थी। मतलब उन्हें आरोपी के लौटने का इंतजार करना ही पड़ता था। हाँ, और BNSS की धारा 356 यहीं पर एक बहुत बड़ा बदलाव लाती है। अब अदालत सिर्फ सबूतों को बचाकर फाइल बंद नहीं करेगी, अब पूरा का पूरा ट्रायल चलेगा, दलीलें सुनी जाएंगी और फैसला भी सुनाया जाएगा। यहाँ तक कि अनुपस्थिति में सजा भी तय की जा सकती है। वाकई ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। लेकिन स्रोत दस्तावेजों को पढ़ते हुए मैंने एक बहुत बड़ा पेज भी देखा। कानून कहता है कि मुकदमा तो अनुपस्थिति में चल सकता है, लेकिन आरोप तय होने के बाद कम से कम 90 दिनों तक ट्रायल शुरू नहीं किया जा सकता। हाँ, 90 दिन का नियम। अब देखिए, मैं सोच रहा था कि इसे पीड़ित की नजरिए से देखें। एक इंसान ने जुर्म किया, वो जानबूझकर भाग गया, अदालत ने उसे प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर भी मान लिया, तो फिर अदालत 90 दिनों तक हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठी है? ये सवाल तो कोई भी पूछ सकता है ना? क्या ये पीड़ित के लिए अन्याय नहीं है कि उसे 3 महीने और इंतजार करना पड़े? अगर आरोपी ने भागने का ही फैसला किया है तो हमें अगले ही दिन मुकदमा शुरू क्यों नहीं कर देना चाहिए? यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि कानून की नजर में न्याय का मतलब सिर्फ फटाफट सजा देना नहीं होता। प्रक्रिया की शुचिता यानी ड्यू प्रोसेस को बनाए रखना भी उतना ही अहम है। मतलब एक तरह से फेयरनेस बनाए रखना। बिल्कुल, ये 90 दिन का समय वास्तव में एक कूलिंग ऑफ पीरियड है। ये न्याय प्रणाली की तरफ से उस भगोड़े को दिया गया एक आखिरी मौका है कि भाई स्थिति की गंभीरता को समझो और सरेंडर कर दो। और अगर हम इसे लीगल स्ट्रैटेजी के एंगल से देखें तो ये अदालत के फैसले को भविष्य की चुनौतियों से बचाता है। जब आप किसी को उसकी अनुपस्थिति में सजा सुनाते हैं तो वो बाद में अंतर्राष्ट्रीय अदालतों या हाईकोर्ट में जा सकता है, कह सकता है कि मेरे मानवाधिकारों का हनन हुआ, मुझे फेयर ट्रायल नहीं मिला। अच्छा, तो ये 90 दिन का इंतजार रिकॉर्ड पर यह साबित करता है कि स्टेट ने कोई जल्दबाजी नहीं की। हाँ बिल्कुल, ये दिखाता है कि कोई बदले की भावना से काम नहीं हुआ, बल्कि आरोपी को वापस आने का हर मुमकिन मौका दिया गया था। तो ये एक तरह से अदालत द्वारा अपनी ही प्रक्रिया को बुलेट प्रूफ बनाने का तरीका है। लेकिन इस 90 दिन के इंतजार के दौरान अदालत पूरी तरह से शांत भी तो नहीं बैठती। स्रोत बताते हैं कि इस बीच जो सेफगार्ड्स अपनाए जाते हैं वो काफी आक्रामक हैं। हाँ, बहुत आक्रामक। अदालत को यह श्योर करना होता है कि आरोपी को इस मुकदमे की जानकारी मिल ही जाए, चाहे वो दुनिया की किसी भी कोने में क्यों ना हो। तो इसके लिए क्या क्या कदम उठाए जाते हैं? अदालत कम से कम 30 दिन के गैप पर लगातार 2 गिरफ्तारी वारंट जारी करती है। इसके बाद एक लोकल या नेशनल न्यूज़पेपर में नोटिस छपवाया जाता है, जिसमें पेश होने के लिए 30 दिन का टाइम दिया जाता है। और शायद परिवार वालों को भी बताया जाता है। बिल्कुल, अभियुक्त के किसी रिश्तेदार या दोस्त को फॉर्मली इन्फॉर्म किया जाता है और उसके आखिरी जाने गए पते और लोकल पुलिस स्टेशन के बाहर भी नोटिस चिपकाया जाता है। अगर इसे आसान भाषा में कहें तो ये किसी लीगल ट्रिप वायर सिस्टम की तरह है। जैसे फिल्मों में तिजोरी की सुरक्षा के लिए लेजर बीम लगे होते हैं ना? हाँ। स्टेट ये तय कर रहा है कि वो भगोड़ा कहीं भी कदम रखे, वो कोई ना कोई ट्रिप वायर तो ट्रिगर करेगा ही। ये ट्रिप वायर वाला रूपक इसे बहुत अच्छे से समझाता है। हाँ, मतलब वो अखबार पढ़ेगा तो नाम दिखेगा, दोस्तों से बात करेगा तो वो बताएंगे, पुराने घर जाएगा तो पोस्टर दिखेगा। ये साबित करना नामुमकिन हो जाएगा कि उसे पता ही नहीं था कि वो वांटेड है। सही कहा। और इन सारे कदमों का मेन मकसद उस व्यक्ति की मेंस रिया यानी उसके क्रिमिनल इंटेंट को रिकॉर्ड पर लाना है। जब इतने सारे नोटिस के बाद भी वो नहीं आता तो साफ हो जाता है कि उसकी गैर मौजूदगी कोई एक्सीडेंट नहीं है। वो जानबूझकर न्याय से भाग रहा है। बिल्कुल, वो सिस्टम का बाइकआउट कर रहा है।
और इसके बाद जो होता है वो मुझे इस पूरे कानून का सबसे पेचीदा हिस्सा लगा। अब इतने सारे ट्रिपवायर ट्रिगर होने के बाद भी अगर वो वापस नहीं आता तो जाहिर है कि अदालत में उसका पक्ष रखने के लिए कोई वकील नहीं होगा। हाँ, अपना कोई प्राइवेट वकील तो नहीं होगा। तो बीएनएसएस की धारा 356 कहती है कि न्यायालय स्टेट के खर्चे पर एक बचाव वकील यानी डिफेंस काउंसिल नियुक्त करेगा। अब यहाँ ये बात बहुत दिलचस्प हो जाती है, हम एक ऐसे व्यक्ति को वकील दे रहे हैं जो वहाँ है ही नहीं। हाँ, ये सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगता है। अरे, एक डिफेंस लॉयर के नजरिए से सोचिए, आपका क्लाइंट तो एक भूत है। आप उससे मिल नहीं सकते, बात नहीं कर सकते, आप उससे ये नहीं पूछ सकते कि भाई जिस रात मर्डर हुआ तुम कहाँ थे, तुम्हारा एलिबाई क्या है। बिल्कुल, क्लाइंट से कोई इनपुट ही नहीं है। तो जब वकील को मुवक्किल से कुछ पता ही नहीं चल रहा तो वो अदालत में उसका बचाव कैसे करता है? क्या ये सिर्फ एक दिखावटी प्रक्रिया बनकर नहीं रह जाती? ये सवाल उठना बहुत स्वाभाविक है, लेकिन मैं बता दूं कि ये प्रक्रिया दिखावटी बिल्कुल नहीं है। देखिए, एक डिफेंस लॉयर का काम सिर्फ अपने क्लाइंट की कहानी अदालत को सुनाना नहीं होता। तो फिर मुख्य काम क्या होता है ऐसे केस में? क्रिमिनल लॉ का एक बेसिक उसूल है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, यानी संदेह से परे अपराध को साबित करना, और ये पूरी जिम्मेदारी प्रोसिक्यूशन यानी स्टेट पर होती है। तो जब क्लाइंट नहीं होता तो डिफेंस लॉयर अपनी रणनीति बदल लेता है। अच्छा, वो कोई नई कहानी या एलिबाई लाने के बजाय कुछ और करता है? हाँ, वो प्रोसिक्यूशन की कहानी में छेद करने का काम करता है। मतलब वो स्टेट के ही सबूतों को स्टेट के खिलाफ इस्तेमाल करता है। ठीक यही होता है। जैसे मान लीजिए प्रोसिक्यूशन कहता है कि उन्हें फलां जगह से हत्या का हथियार मिला है। अब बचाव वकील उस सीजर मेमो की टेक्निकल चेकिंग करेगा। वो क्रॉस एग्जामिनेशन में सवाल उठाएगा। बिल्कुल, वो पुलिस अफसर से पूछेगा कि क्या हथियार जब्त करते वक्त वहाँ कोई इंडिपेंडेंट गवाह था, क्या फोरेंसिक रिपोर्ट में कोई गड़बड़ है, क्या गवाहों के बयानों में टाइम या जगह को लेकर कोई कॉन्ट्राडिक्शन है। तो वकील को अपने वकील की जरूरत ही नहीं है ये साबित करने के लिए कि पुलिस की जांच में खामियां हैं। सही कहा, हमारा संविधान फेयर ट्रायल का अधिकार देता है। स्टेट अपने खर्चे पर ये वकील देकर ये श्योर करता है कि प्रोसिक्यूशन के दावों को बिना किसी चुनौती के सच ना मान लिया जाए। इससे प्रोसेस में एक बैलेंस बना रहता है। ये पॉइंट कानून के छात्रों के लिए समझना बहुत जरूरी है कि बचाव का मतलब सिर्फ मैं निर्दोष हूं साबित करना नहीं है, बल्कि ये दिखाना भी है कि स्टेट का केस कमजोर है। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हाँ, बताइए। अब बचाव वकील आ गया, मुकदमा शुरू हो गया, अदालत में गवाहों के बयान दर्ज हो रहे हैं। स्रोत बताते हैं कि ट्रायल से पहले जो प्रोसिक्यूशन के गवाहों के बयान थे उनका भी इस्तेमाल होगा, लेकिन यहाँ एक नया नियम है। ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग वाला नियम। हाँ, बीएनएसएस अब ये अनिवार्य करता है कि न्यायालय फ्यूचर रेफरेंस के लिए गवाहों के बयानों को एवी माध्यम से रिकॉर्ड करे, और खास तौर पर मोबाइल फोन के जरिए रिकॉर्डिंग की बात कही गई है। बिल्कुल। तो मैं यहाँ थोड़ा असहमत होना चाहूंगा। हम 21वीं सदी में हैं। डीप फेक, एआई वॉइस क्लोनिंग और डिजिटल हेयरफेयर अब आम बात है। क्या एक नॉर्मल मोबाइल फोन से रिकॉर्ड किया गया वीडियो एक सेफ एविडेंस है? क्या इससे सबूतों के साथ छेड़छाड़ का खतरा नहीं बढ़ जाता? देखिए, अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें ना, तो न्यायपालिका में तकनीक की ये एंट्री एकदम से बिना सोचे समझे नहीं हुई है। डिजिटल छेड़छाड़ का डर हमेशा रहता है, मैं मानती हूँ, लेकिन हमारे कानून भी इसके हिसाब से तैयार हो रहे हैं। अच्छा, तो इसके लिए क्या सेफगार्ड्स हैं? जो हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, जिसे अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम या बीएसए कहा जाता है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के बहुत कड़े नियम हैं। जब कोई बयान मोबाइल पर रिकॉर्ड होता है तो उसे सिर्फ एक नॉर्मल वीडियो फाइल नहीं माना जाता। तो उसमें और क्या होता है? उसका एक हैश वैल्यू जनरेट किया जाता है। आप इसे उस फाइल का डिजिटल फिंगरप्रिंट मान सकते हैं, और साथ ही मेटा डेटा ये साबित करता है कि रिकॉर्डिंग किस टाइम, किस डेट और किस जीपीएस लोकेशन पर हुई थी। मतलब वो सिर्फ गैलरी का कोई रैंडम वीडियो नहीं है, उसकी पूरी एक डिजिटल चेन ऑफ कस्टडी होती है। बिल्कुल, और मोबाइल फोन को प्रेफरेंस देने का एक प्रैक्टिकल रीजन भी है। अदालतें चाहती हैं कि बयान बिना किसी देरी के रिकॉर्ड हो। पहले टाइपिस्ट कागज पर बयान टाइप करते थे। हाँ, उसमें गवाह के हाव भाव या उसकी घबराहट तो कागज पर आती नहीं थी। सही कहा, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग उस पल का एक जिंदा सबूत है। कल को अगर 10 साल बाद वो फरार आरोपी पकड़ा जाए और वो कहे कि गवाह ने दबाव में बयान दिया था, तो अपीलेट कोर्ट वो पुरानी रिकॉर्डिंग चलाकर खुद देख सकती है। वाकई ये तकनीक का बहुत ही स्मार्ट यूज है। लेकिन अब एक ऐसे सिनेरियो पर आते हैं जो किसी सस्पेंस फिल्म के क्लाइमैक्स जैसा लगता है, द रिटर्न सिनेरियो। जब आरोपी वापस आ जाता है। हाँ, मान लीजिए अनुपस्थिति में ट्रायल चल रहा है, आधा केस खत्म हो गया, गवाहों के बयान हो गए, और अचानक वो फरार आरोपी दुनिया के किसी कोने से अरेस्ट हो जाता है या खुद आकर सरेंडर कर देता है। हाँ, ऐसा तो हो ही सकता है। तो स्रोत कहते हैं कि अगर आरोपी बीच में या बाद में पेश होता है तो अदालत न्याय के हित में उसे पुराने गवाहों से क्रॉस एग्जामिनेशन करने की अनुमति दे सकती है। यहाँ एक शब्द पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। कानून कहता है कि अदालत अनुमति दे सकती है, यानी मे। बिल्कुल, मे लिखा है, मस्ट नहीं। कानून ये नहीं कहता कि अदालत को अनुमति देनी ही होगी। ये तो जज के विवेक पर छोड़ दिया गया है। क्या ये उस इंसान के अधिकारों का हनन नहीं है? अगर वो आ गया है तो ये उसका बुनियादी अधिकार होना चाहिए ना, कि वो अपने खिलाफ गवाही देने वालों से सवाल करे। इसे इस तरह से देखना ज्यादा सही होगा कि कानून उन लोगों को पावर नहीं देना चाहता जो सिस्टम के साथ खिलवाड़ करते हैं। ये जो मे और मस्ट का फर्क है ना, ये बहुत सोच समझ कर रखा गया है। कैसे? मतलब कोई इसका गलत फायदा कैसे उठा लेगा? चलिए, एक बहुत ही चालाक क्रिमिनल की कल्पना कीजिए। उसे पता है कि शुरुआत में प्रोसिक्यूशन के गवाह एकदम तैयार है, उनके हौसले बुलंद है, तो वो जानबूझकर फरार हो जाता है। अच्छा, टाइम काटने के लिए। हाँ, वो तब तक छिपा रहता है जब तक सारे अहम गवाह अपने बयान ना दे दें। कुछ साल बीत जाते हैं, गवाह अपनी नॉर्मल लाइफ में बिजी हो जाते हैं, फिर वो ट्रायल के बिल्कुल आखिर में आकर अदालत में खड़ा हो जाता है और कहता है कि मैं वापस आ गया हूँ, अब सबको दोबारा बुलाओ। बिल्कुल, अगर कानून उसे ये पूरा अधिकार देता, यानी मस्ट कहता, तो पूरी प्रक्रिया पटरी से उतर जाती। गवाहों को सालों बाद फिर से अदालत के चक्कर काटने पड़ते, उन्हें शायद डराया धमकाया जाता। तो इसीलिए ये पावर जज के हाथ में दी गई है। हाँ, जज ये तय करेगा कि क्या आरोपी सच में किसी मजबूरी में फंसा था या वो सिर्फ मुकदमे को खींचने और गवाहों को तोड़ने की चाल चल रहा है। अगर ये चाल लगती है तो जज क्रॉस एग्जामिनेशन से साफ मना कर सकता है। ये तो बहुत ही लॉजिकल है। इससे ये तय होता है कि अपराधी कानून की कमियों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल ना कर सकें। और इसी से जुड़ा एक और सख्त नियम भी स्रोत में साफ बताया गया है। आप उस सिनेरियो की बात कर रहे हैं जहां आरोपी ट्रायल के बीच से भाग जाता है? हाँ बिल्कुल। मान लीजिए कोई आरोपी शुरुआत में तो मौजूद था, सब ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे ही उसे लगा कि केस उसके खिलाफ जा रहा है, वो जानबूझकर गायब हो जाता है।
ऐसे में कानून कहता है कि मुकदमा रुकेगा नहीं, कार्रवाई जारी रहेगी और फैसला सुनाया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, अगर वो फैसला सुनाए जाने के बाद वापस आता है तो भी वो जजमेंट पूरी तरह से वैलिड माना जाएगा। ये तो इस बात का साफ इशारा है कि कोई भी व्यक्ति अदालत की प्रोसेस के लिए टाइम कीपर नहीं बन सकता। सही कहा। आप अपनी सुविधा के हिसाब से न्याय प्रणाली में लॉग इन और लॉग आउट नहीं कर सकते। अदालत का समय किसी एक व्यक्ति की सनक पर नहीं चल सकता। अगर आप भागे हैं तो आपको अंजाम भुगतने होंगे। बिल्कुल। अब उस सिचुएशन पर बात करते हैं जब सारी कार्रवाई पूरी हो चुकी है। अदालत ने अनुपस्थिति में फैसला सुनाकर उस भगोड़े को दोषी करार दे दिया है। अब वो इंसान किसी दूसरे देश में बैठकर न्यूज़ चैनल पर अपना फैसला सुनता है और उससे लगता है कि ये फैसला गलत है। हाँ, तो अब उसके पास क्या ऑप्शंस बचते हैं? स्रोत बताते हैं कि उस फैसले के खिलाफ कोई भी अपील तब तक दायर नहीं की जा सकती जब तक कि वो फरार आरोपी खुद अपीलेट कोर्ट के सामने फिजिकली पेश न हो जाए। मतलब आप परछाइयों में छिपकर अपने वकीलों के जरिए अपील नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं। फैसले का विरोध करना है तो रोशनी में आना ही होगा, सरेंडर करना ही होगा। इससे एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि न्याय मांगने का हकदार असल में है कौन। न्यायशास्त्र का एक बहुत पुराना सिद्धांत है कि जो व्यक्ति क्लीन हैंड्स या साफ हाथों के साथ नहीं आता वो अदालत से राहत की उम्मीद नहीं कर सकता। मतलब जो खुद अदालत की अवमानना करके भागा हुआ है। हाँ, वो उसी सिस्टम की अपीलेट कोर्ट्स को अपनी ढाल की तरह इस्तेमाल कैसे कर सकता है? ये कानून भगोड़े के हाथ से कंट्रोल पूरी तरह छीन लेता है। आपको हाईकोर्ट से रिलीफ चाहिए तो पहले कानून के अधिकार को मानिए और अपनी गिरफ्तारी दीजिए। और ऐसा भी नहीं है कि वो 20 साल बाद आकर अपील कर लेगा। अपील फाइल करने की एक सख्त डेडलाइन है। जजमेंट की तारीख से सिर्फ 3 साल। 3 साल बीते तो अपील का वो दरवाजा भी हमेशा के लिए बंद। बिल्कुल। ये जो फाइनलिटी है ना, ये न्याय के लिए बहुत जरूरी है। और एक आखिरी चीज जो स्रोतों में उभर कर आती है वो है इस कानून का फ्यूचर। राज्य सरकार की शक्तियों के बारे में। हाँ, बीएनएसएस में स्टेट गवर्नमेंट को एक स्पेशल पावर दी गई है। वो चाहे तो एक नोटिफिकेशन जारी करके इन कड़े प्रावधानों को सिर्फ घोषित अपराधियों तक सीमित रखने के बजाय बीएनएसएस की धारा 84 में बताए गए दूसरे भगोड़ों पर भी लागू कर सकती है। मतलब स्टेट अपनी जरूरत और क्राइम की सीरियसनेस के हिसाब से इस लीगल नेट को और भी बड़ा कर सकता है। बिल्कुल सही। तो चलिए आज की इस विस्तृत और गहन चर्चा को हम यहीं समेटते हैं। एक कानून के छात्र के नजरिए से या सिस्टम को समझने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए हमने आज बीएनएसएस की धारा 356 के उस पूरे तंत्र को डिकोड किया जो एक भगोड़े के खिलाफ काम करता है। हाँ, हमने पुराने सीआरपीसी के मुकाबले इस नए पैराडाइम शिफ्ट को समझा, जहां अब सिर्फ सबूत बचाए नहीं जाते बल्कि अनुपस्थिति में सजा भी होती है। हमने उस 90 दिन के कूलिंग ऑफ नियम की स्ट्रैटेजी को देखा जो जजमेंट को ह्यूमन राइट्स अपील से बुलेट प्रूफ बनाता है। हमने ये भी देखा कि कैसे स्टेट का दिया हुआ वकील बिना क्लाइंट के भी प्रोसिक्यूशन को चैलेंज करता है और कैसे मोबाइल से रिकॉर्ड हुए बयान अब डिजिटल एविडेंस के तौर पर पूरी एक चेन ऑफ कस्टडी के साथ इस्तेमाल होते हैं। कुल मिलाकर ये पूरा कानून भगोड़े से वो ताकत छीन लेता है कि वो अपनी गैर मौजूदगी से न्याय को बंधक बना सके। इस चर्चा का सार यही है कि एक मॉडर्न जस्टिस सिस्टम को इतना मजबूत होना चाहिए कि वो अपराधियों की चालबाजियों में न फंसे। धारा 326 यही इंश्योर करती है कि विक्टिम को टाइम पर न्याय मिले। बिल्कुल। तो इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं कानून में दिलचस्पी रखने वालों और फ्यूचर के लॉयर्स के दिमाग में एक गहरा विचार छोड़ना चाहता हूँ। बताइए। देखिए, हम न्याय के एक ऐसे नए युग में आ चुके हैं जहां एक पूरा का पूरा क्रिमिनल ट्रायल किसी इंसान की फिजिकल प्रेजेंस के बिना लड़ा और जीता जा सकता है। उसका बचाव वो वकील कर रहा है जिससे वो कमी मिला ही नहीं, और गवाहों के बयान मोबाइल स्क्रीन के जरिए डिजिटल फॉर्म में हमेशा के लिए दर्ज हो रहे हैं। वाकई सोचने वाली बात है। तो जरा सोचिए, इस तेजी से बदलते डिजिटल युग में फेयर ट्रायल की हमारी सदियों पुरानी डेफिनेशन किस तरह से बदल रही है। क्या हम उस भविष्य की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं जहां अदालतों के लिए अपराधियों का फिजिकली मौजूद होना पूरी तरह से इररिलेवेंट हो जाएगा? क्या इंसान की बजाय स्क्रीन पर चल रहे डेटा को प्राथमिकता दी जाएगी? बिल्कुल। क्या आने वाले समय में न्याय पूरी तरह से डिजिटल और वर्चुअल हो जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आप सभी को खुद आगे पढ़ना चाहिए और गहराई से विचार करना चाहिए। आज की चर्चा में बस इतना ही।